बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान सैयद हसन आसिफ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ अपने ख़ास स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम पैगाम फ़ख्र वतन के सिलसिले से। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका हम यूँ कहें जो मोहताज तारुफ़ नहीं है, और एक बेहतरीन शख्सियत, आप इंडियन एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, ग्रुप कैप्टन हैं जनाब सिराज मेहदी साहब, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमारी उनसे बात होगी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सिलसिले से, और जानेंगे कि हमें किस तरीक़े से, अगर नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है या आर्मी में जाना है, तो हमें किस तरह की तैयारी करना होगी और किस तरह के सब्जेक्ट्स चूज़ करना होंगे, और हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और ये सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं सर का। सर सलाम अलैकुम। अच्छा लगा आपसे मिलके, और एक आप माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन शख्सियत और बहुत मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं। आप इंडियन एयरफोर्स से हैं और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आर्मी का एक अलग ही रुतबा है और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि एक आर्मी है जिसकी वजह से हम सोते हैं और आर्मी वाले जागते रहते हैं। सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये चैनल का प्रोटोकॉल है, दुनिया जानती है सब कुछ है, लेकिन हम आपके मुंह से चाहेंगे कि आप अपना एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे नाज़रीन को दें। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बड़ी जानी मानी शख्सियतों में से शुमार किया, जबकि ऐसा नहीं है। मैं उस लेवल की शख्सियत, ज़रा नवाजी है आपकी जी। मेरा ताल्लुक़ मोहम्मदाबाद गोहना, ये हमारा दादियाल है। फैज़ाबाद, इमामबाड़ा फैज़ाबाद से नानिहाल है। अच्छा, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। मेरी तालीम मुख्तलिफ़ जगहों से हुई, क्योंकि मेरे वालिद साहब की ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो सबसे पहले मैं नगीना, फिर फैज़ाबाद, हरैया, और फिर उसके बाद गाज़ीपुर, अलीगढ़ होते हुए फिर वहाँ से मुख्तलिफ़ जगहों से तालीम हुई। और उसके बाद अलीगढ़ से इंजीनियरिंग करने के बाद फिर एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया मैंने। about 35.5 years एयरफोर्स पे रहा जी। उसके बाद से बस फिर नोएडा में ही हूँ। कुछ अब बाहर भी काम किया मैंने जी। काम करने के बाद वहाँ पे मतलब कई अलग अलग किस्म के काम के, सिमुलेटर लगाए जी, नगानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कुछ सिक्योरिटी एजेंसी रही। लेकिन उसके बाद से कुछ सालों से मैं टोटली अभी सोशल सर्विस में आ गया हूँ जी। ऊपर वाले ने बहुत दिया है जी। कोशिश ये है कि थोड़ा बहुत जो भी मैं अपनी तरफ से वापस कर सकता हूँ, चाहे एयरफोर्स को और आम कौम को, वो करते हैं। और ख़ासकर जो बच्चे इस वक्त आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मैं उसमें हूँ, बताऊंगा जब आगे बात चलेगी। सर, हम ये जानना चाहेंगे आपकी जो शुरुआती दौर रहा, जो आपने मतलब तालीम स्टार्ट अपनी की, जो आपने करियर से रिलेटेड आपको जो स्ट्रगल करना पड़ा, उसमें किस तरह की आपने जो दिक्कतें आती हैं नॉर्मली सबके लिए, आपने किस तरह की दिक्कतों का सामना किया? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सवाल है। जो जनरेशन है आजकल की, वो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती है, तो ज़रा से में थक जाते हैं और बैठ जाते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। तो हम चाहेंगे कि आप इनको मोटिवेट करें और बताएं कि आपने किस तरीके से इस मकाम तक पहुँचे थे। मोटिवेट करने की ज़रूरत वो अलग है, लेकिन मैं खाली अपने ही बताना चाहूँगा, क्योंकि फादर का जो चाहिए वो कोऑपरेटिव इंस्ट्रक्टर। तो मेरा क्लास 1 में मैं नगीने में था, बिजनौर की एक तहसील है, वहाँ क्लास 1 किया। क्लास 2 में फैज़ाबाद आ गए हम लोग, वहाँ से क्लास 2 किया। और फिर जो टिपिकल पढ़ाई शुरू हुई मेरी क्लास 3 से, 3rd, 4th एंड 5th। फैज़ाबाद से आगे एक डिस्ट्रिक्ट बस्ती है, बस्ती में एक तहसील है हरैया। उस हरैया में एक छोटा सा स्कूल था जो पेड़ों के नीचे लगता था। टाट पट्टी पे हम लोग बैठते थे, और हफ्ते में 2 या 3 दिन मेरी जिम्मेदारी थी टाट को तय करने की। सिर्फ 2 टीचर थे, एक मुंशी जी, एक पंडित जी, वो पढ़ाया करते थे। अच्छा। और आपको सख्त हैरत होगी कि जो फीस थी मेरी, वो 3 नया पैसा थी पर मंथ। मतलब बच्चों के लिए बता दूं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, अगर आजकल के लिहाज से देखा जाए। उस 100 पैसे के 3 पैसे वो मेरी फीस थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट वॉज को एजुकेशन, मतलब वो टाट पट्टी पे हम भी थे, कुछ लड़कियां भी गांव की आती, वो भी बैठती थी वहाँ पढ़ाई का। 3rd, 4th, 5th तो वहाँ से किया। फिर 5th के बाद वालिद साहब का ट्रांसफ़र हो गया गाज़ीपुर, तो वहाँ पे MH इंटर कॉलेज है, वहाँ से 6th, 7th, 8th किया।
फिर उसके बाद 9th 10th गवर्नमेंट कॉलेज से किया। फिर उसके बाद चूँकि हमारे बड़े भाई डॉक्टर रियाज मेहदी साहब अलीगढ़ जा चुके थे, ही वॉज ऑलरेडी इन MBBS, तो उन्होंने वहाँ बुला लिया, मैं चला गया अलीगढ़। प्री यूनिवर्सिटी किया। प्री यूनिवर्सिटी, अच्छा ये हाई स्कूल का बता दूँ, हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे जो होती थी मैथ्स, क्योंकि मेरे पास साइंस सब्जेक्ट से मैथ्स पढ़ाने वाला मुझे कोई नहीं मिलता था। मेरे एक टीचर थे, थोड़ी दूर रहा करते, तो मैं ऑफ टाइम पे जा करके उनसे कुछ मदद लेता था। 8वीं तक तो मेरे वालिद साहब मैथ्स पढ़ा देते, उसके बाद नहीं। या कोई एक साहब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आते थे गाजीपुर में, तो वो उनसे पढ़े। फिर बहरहाल उसके बाद अलीगढ़ गए। अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है मेरी पढ़ाई का इंजीनियरिंग का है। इंजीनियरिंग के पहले मैं छुट्टी पे घर गया हुआ था, लौट के आया तो 15 दिन के बाद इंजीनियरिंग का कंपटीशन था। मुझे ये पता लगा कि साहब 15 दिन के बाद कंपटीशन है, और अब मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई कि 15 दिन में कैसे तैयारी करेंगे। शुरू से फर्स्ट क्लास आती रही थी, हर ज़माने फर्स्ट क्लास की बहुत अहमियत थी, अब आजकल तो खैर 80-90% आती है। तो मैंने कहा तो सिलेक्शन होना ही होना है। वो 15 दिन मैंने बिस्तर पे लेटना छोड़ दिया। एक कमरे में इजी चेयर थी, उसी पे बैठते थे, सोते थे, जागते थे, वहीं पढ़ते थे। खाने के लिए शमशाद मार्केट जाना पड़ता, वो नहीं जाते थे। एक वक्त एक चावल थोड़ा बना लेते थे हीटर पे, और आलू की सब्जी, वो तीनों वक्त ही खाते थे। तो 15 दिन पूरी मेहनत किया, मतलब जी जान लगा के। खैर खुदा का शुक्र सेलेक्शन हो गया। तो वहाँ इंजीनियरिंग के बाद से फिर उसके बाद इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद एमटेक भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन खैर फिर एयरफोर्स की कॉल आ गई, एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया, और फिर 35 ईयर्स एयरफोर्स। नहीं, उसके बाद से वो जो 15 दिन की मेहनत और पहले की मेहनत थी, उसके बाद से इंजीनियरिंग के बाद से फिर मज़े ही मज़े रहे, ये बता दूँ, वो मेहनत बहुत काम है। अच्छा, एक मोटिवेशन की बात आती है, कोई इंसान किसी चीज़ को देख के मोटिवेट होता है। तो आप जब एयरफोर्स में आए हैं, तो आपको किस चीज़ ने एयरफोर्स में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया? ये जो सवाल है आपका, मैं ईमानदारी से बता दूँ, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एयरफोर्स एट ऑल। ये मैं बता दूँ आपको। हुआ ये कि मैं जब इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में था, तो वो कॉलेज एंट्री स्कीम वाले लोग आते हैं आकर के, तो कहते हैं भाई आप लोग ज्वाइन किए, तो नेवी वाले भी आए थे। तो उनका देखा, मैंने कहा, फिर SSB के लिए बुलाते हो, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो यूनिफॉर्म वगैरह देख के अच्छा लगा, चलो ज्वाइन SSB में जाते हैं, देखते क्या होता है SSB में। तो मैं बनारस के लिए फॉर्म भर दिया, बनारस में इंटरव्यू कॉल भी आ गई SSB की, और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। ठीक है, दैट वाज इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। ओके। लेकिन मैं मूड में नहीं था, मुझे जाना था दुबई पेट्रो डॉलर कमाने के लिए। फिर उसके बाद आर्मी की कॉल आ गई, अच्छा एक बार सिलेक्शन हो जाए एयरफोर्स में, SSB में आपका ये 5 दिन का इंटरव्यू होता है, काफ़ी टफ होता है। देन दे लुक फॉर OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, तो अगर हैं तो हैं। तो अब मज़ा आने लगा। फिर इलाहाबाद से कॉल आई, तो वहाँ भी चला गया, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया, फिर नहीं ज्वाइन किया। फिर उसके बाद फिर देहरादून की कॉल आई, अच्छा आने आने का किराया मिलता था, 5 दिन की ऐश से रहिए, और वो कुछ 5 दिन के जो इंटरव्यू होती थी, कई अलग अलग किस्म की वो दीजिए, और फिर सिलेक्शन होने के बाद और सीना चौड़ा हो जाता चला। तो 3 इंटरव्यू हो गए, लेकिन कोई नहीं, मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया, पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मज़े में था। अलीगढ़ में छुट्टियाँ हो गई थी, मैं घर गया हुआ था फैज़ाबाद। मैं बाजार गया था, लौट के आया तो रास्ते में किसी लोगों ने कहा, मुबारक तुम एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हो। अरे कहा आपसे किसने कहा? कहे तुम्हारी मम्मी कह रही थी। मैं घर गया, मैंने मम्मी मैं क्या सुन रहा हूँ कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ। कल हाँ बेटा आपकी कॉल लेटर आई है, आपको जो बेंगलोर जाके ज्वाइन करना है। मैंने कहा मम्मी क्या गज़ब कर रही हैं, अरे गोली लगेगी, मर जाऊंगा, आपको अपने बेटे से मोहब्बत नहीं है, आप उसको बॉर्डर पे भेज रही हैं। अरे भाई मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं एयरफोर्स वगैरह नहीं ज्वाइन करूँगा। मुझे मुस्कुराने लगी, कहेंगे बेटा देखो ऐसा है कि मौत तो बरहक है, वो तो जब भी आनी है आएगी। हैं दूसरी चीज़ वक्त भी मुय्यन है, ना पहले आएगी ना बाद में आएगी। तो मुझे तुम ये पट्टी टिट पढ़ाओ मत कि मर जाऊंगा बॉर्डर, मैं ये सबसे नहीं घबराने वाली हूँ। क्या बात है। और ये भी कुफरान नेमत है कि 3 बार तुमको इतनी अच्छी नौकरी का कॉल लेटर आया है और तुम ठुकरा रहे हो। बेटा जाइए आप नौकरी ज्वाइन कीजिए, गो एंड मतलब मुल्क की खिदमत कीजिए। बहुत अच्छी बात। मैंने कहा अच्छा मैं जा तो रहा हूँ, दिल्ली होते हुए जाऊँगा, अगर मुझे दुबई जाने का जुगाड़ लग गया तो मैं निकल जाऊँगा। हाँ ठीक है तुम चलना। वो दूरअंदेश तुमको मालूम था कि 15-20 दिन के अंदर कहाँ दुबई जा सकते हैं। तो वही हुआ कि वो वक्त गुजर गया, हमारे अंकल ने रिजर्वेशन करवा दिया 2 जुलाई 1979 और मैं 2 जुलाई को वहाँ पहुँच गया बैंगलोर, एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। तो दैट्स हाउ इज द इंटरेस्ट स्टोरी अबाउट। एक सवाल हमारे जहन में ये भी आ रहा है कि
जिस तरीके से यूँ तो कर्म ही पूजा है, वर्क जो है वही पूजा है, वही धर्म है, सब कुछ है। नॉर्मली हम हिंदुस्तान में रहते हैं और सब अच्छी अच्छी बातें सीखते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद या आर्मी में रहने के बाद क्या अपने धर्म को फॉलो करने के लिए भी किसी तरह की कोई बाउंडेशन तो नहीं है? बिल्कुल पर्टिकुलर जो अलग नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई सोचता है तो बिल्कुल गलत सोचता है। अच्छा पूरी आज़ादी है जी। मतलब ये बता दूं कि मैंने उड़ते हुए जहाज़ में, हम लोग ट्रांसपोर्ट जहाज़ में मैं रहा हूं, तो उस पर भी नमाज पढ़ी है। वो पायलट से पूछा, भाई यार ये बताओ क्या डायरेक्शन चल रहा है, वो मक्का किधर है? उसने कहा मक्का इस तरफ है। मैंने कहा अभी तुमको मुड़ना तो नहीं है? अच्छा भाई तुम इंजीनियर था तो पायलट कई बार जाना आना होता था। हाँ साहब इधर। हमने कहा देखो भाई साहब 10 मिनट तक सीधे ही चलना है ना? हाँ साहब। अब मैं वहीं बिछाया वहीं पानी का इंसान वजू किया, नमाज पढ़ी। ट्रक के बोनट पे नमाज पढ़ी है, क्योंकि अक्सर हम लोग के लॉन्ग कॉन्वाइज आते हैं, बड़ी गाड़ियाँ एक शहर से दूसरे शहर, उसमें भी पढ़ी है। अलग अलग जगहों पे अपने हिंदू दोस्तों के घरों में, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ नहीं पढ़ती। बहुत अच्छी नमाज रोज़ी कभी कोई बंदिश नहीं रही। यहाँ तक कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब थे, उनको पता था कि मैं वो सरदार जी थे। सरदार कहाँ जल्दी से आओ। हमने कहा मीटिंग में सर। नहीं जल्दी से आओ, वो चिकन हलाल कर दो फिर उसका चले जाना, तो आज चिकन बनना है मेस में। अरे वाह। तो ये हमारे सरदार जी थे, कमांडर आई सिंह, वो मीटिंग से बुला लेते थे, ये होता। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी मैं बता दूं, मुहर्रम के लिए शुरू में छुट्टी ले लेते थे। वो तो प्लानिंग होती है साल के शुरू में, छुट्टी मिल जाया करती थी, ले लेते थे ज़्यादातर। लेकिन साथ में ये भी है किस्सा है कि 8 मुहर्रम को मेरे पास कॉल लेटर आई कि आपको एयरफोर्स में ज़रूरत है ऑफिस में। तो आशूर के दिन मैं ऑफिस में बैठा रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरी जो ड्यूटी थी वो ज़्यादा अहम थी बनिस्बत आशूर की। आप जाहिर है कि हम पेड एम्प्लॉइज़ हैं, बेशक और देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मजहब हमारा पर्सनल वो है, और वो सर्विस की रिक्वायरमेंट है। रसूलुल्लाह का कौल भी है कि वतन की मोहब्बत ईमान की मोहब्बत है। तो काम कर रहे हैं, कोई बंदिश नहीं है, किसी किस्म की बंदिश नहीं। लोग शराब के ऊपर कहते हैं पीना जरूरी, कुछ नहीं। न छुई में, न मैंने कभी छुई, ना बड़े सीनियर ऑफिसर एयर मार्शल तक मेरे घर पे मेहमान है, कभी ऑफर नहीं किया, उनके घर गए, कभी छुई तक नहीं। तो ऐसी कोई बंदिश नहीं। अच्छा सर, इंडियन आर्मी सर्विसेज में वेरियस एंट्री स्कीम्स क्या है, ये हम जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इनके एंट्रेंस एग्जाम्स की डिटेल क्या है, और पे और अलाउंसेस की अगर बात की जाए तो उसके भी बारे में आप बताएं। आर्म फोर्सेस जब हम कहते हैं तो बेसिकली आर्म फोर्सेस से मतलब 3 है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ओके। और इन तीनों में 2 कैटेगरीज हैं। आर्मी में ऑफिसर्स, उसके बाद जवान या ओआर अदर रैंक्स। नेवी में भी वही है कि ऑफिसर्स एंड सेलर्स। एयरफोर्स में ऑफिसर्स एंड एयरमैन, इन तीनों के सिलेक्शन होते हैं। अच्छा। ऑफिसर्स के सिलेक्शन जो हैं जनरली एनडीए के थ्रू आते हैं। एनडीए के थ्रू। अच्छा। लेकिन वो 10+2 के बाद आते हैं। ओके। और 3 साल की ट्रेनिंग होती है खड़गवासला अकेडमी में, उसके बाद वो अपनी अपनी फील्ड में चले जाते हैं। वो तीनों सर्विस के लिए होता है। एफकैट होता है, एयरफोर्स कंबाइंड एडमिशन टेस्ट, वो एयरफोर्स ऑफिसर्स के लिए होता है। उसके भी साल में 2 बार सिलेक्शंस होते हैं। कंबाइंड डिफेंस एंट्री स्कीम है, ये भी यूपीएससी के थ्रू होती है। एनडीए की भी यूपीएससी के थ्रू होता है। ये दोनों ग्रेजुएशन के बाद है। ये तो हो गया ऑफिसर्स का जनरली। एयरमैन का और सेलर्स का, इनकी भी साल में 2 सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। उसके अलावा रैलीज भी होती हैं जिसमें कि इन लोगों को बुलाया जाता है। उसमें 10+2 जनरली लिया जाता है। डिप्लोमा भी होता है, उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं उसमें। इवन ऑफिसर्स के लिए भी इंजीनियरिंग वाले ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए भी है कॉम वगैरह, अलग अलग कैटेगरीज हैं। अच्छा। तो दोनों अलग अलग हैं, एयरमैन ऑफिसर्स या जवान एंड ऑफिसर्स। पे एंड अलाउंसेस जो हैं वो जाहिर के ऑफिसर्स के, एक नए ऑफिसर जो जैसे आप कहेंगे तो तकरीबन 1 लाख हो जाती है आजकल इनिशियल। एयरमैन की भी या जवान की भी 40-50,000 तो हो जाती है। आर्मी में जवान हाई स्कूल के बाद भी ज्वाइन कर सकता है, वो भी एक ऑप्शन। हाँ ठीक है। और अच्छा, इसमें एज बाउंडेशन? हाँ, एज जैसे एनडीए के लिए 17 से 19 साल है। अच्छा। ऑफिसर्स के लिए 24 से लेकर के 20 से 24 है, कुछ में 26 भी है। एयरमैन के लिए भी 19 से 21-22 करीब है। अच्छा। कुछ इस तरह से। अच्छा। वो तो जब कोई इंटरेस्टेड होगा तो हर साल 2 निकलते हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता है, रोजगार समाचार है, उसके अलावा
डिफरेंट साइट्स हैं, पब्लिसिटी होती रहती है, तो मिल जाएगा। अक्सर लोग होते सोचते हैं कि सिर्फ उनको ऑफिसर ही बनना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर आदमी ऑफिसर बने। बिल्कुल। अगर कैपेबिलिटी है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल कीजिए। अक्सर ज़रूरत ये होती है कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि हम 3 साल और पढ़ाई करें। एज एन एयरमैन, एज ए जवान आप ज्वाइन कर लीजिए और फिर उसके बाद पढ़ाई कीजिए और ऑफिसर के लिए क्लियर कीजिए। हमारे साथ खुद ऐसा था, एक जब हम विंग कमांडर थे तो वो स्क्वाड्रन था राउत, वो एयरमैन के तौर पे आया, उसने पढ़ाई किया, मेहनत किया, इंजीनियरिंग किया, फिर उसका सिलेक्शन हुआ, फिर वो ऑफिसर बना। हम रिटायर हो गए, लेकिन वो एक ग्रुप कैप्टन, फिर उसके बाद एयर कमांडर बन के रिटायर हुआ। एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह जी, उनकी शुरुआत भी एयरमैन से हुई है। तो कई एयरमैन ऐसे हैं कि जो शुरुआत वहाँ से किया और एयर मार्शल बन के रिटायर हुए। तो कोई हरज नहीं है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छी बात है। इंडियन आर्मी में अगर हम बात करें तो प्रमोशन और करियर प्रोग्रेशन कैसे होता है? और जैसे कहा जाता है, बहुत से लोग डर जाते हैं आर्मी का नाम सुन के, मतलब आम इंसान जो ज्वाइन करना चाहता है कि न जाने कैसी ज़िंदगी होगी। क्या सही में आर्मी की ज़िंदगी बहुत टफ है या हम ऐसा सोचते हैं? थोड़ी टफ तो है, इससे मैं इनकार नहीं करूँगा कि वो आराम नहीं है कि आप यहाँ पे घर में हैं और घर में बैठ के रोज़ ऑफिस गए, ऑफिस से चले आए। इसको आप एडवेंचरस कह सकते हैं। एडवेंचरस उसमें अलग अलग जो पोस्टिंग्स होंगी आपकी, कभी जैसलमेर में हो सकती है, रेगिस्तान में, कभी आपके पहाड़ पे हो सकती है, कभी बर्फ़ में हो सकती है, कभी किसी आइलैंड में हो सकती है, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो अलग अलग जगहों की पोस्टिंग हो सकती है। तो टफ तो थोड़ी बहुत टफ है, इसमें कोई शक नहीं। और जब सिलेक्शन टेस्ट होता है तो उसमें ये भी चेक करते हैं कि ये जो हमारा जवान है ये उसको बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वरना सिलेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन मज़ा आता है, ये बता दें। ये लोग समझते हैं कि बड़ा मुश्किल है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। इवन टाइम पे जाना, वक्त की बड़ी पाबंदी की वो होती है कि भाई टाइम पे पहुँचिए। भाई 35.5 साल तो हमने किया, 34.5 साल वक्त से जाना, अगर 7:30 पे पहुँचना है तो पहुँचना। तो एक वो रूटीन बन जाता है, आपको लगता ही नहीं कि कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं और उससे मज़ा आता है। अगर आप नेवी में हैं तो कभी इस शिप पे हैं, कभी उस शिप पे हैं, कुछ जगहों पे तक मतलब है टफ भी है। जैसे कि आप अगर सबमरीन में पहुंच गए नेवी में तो मतलब एक छोटी सी कुर्सी वाली जगह, ज़रा सी इतनी जगह पे, वहाँ पे आपको सोने को मिलेगा ज़रा जगह। और वही अगर आप किसी एयरक्राफ्ट कैरियर में पहुंच गए तो पता चला कि आपको पूरा महल की तरह से है वो। सही। तो अलग अलग जगहों पे है। हम भी छोटे कमरे में भी रह चुके हैं, बड़े बड़े बंगलोज में भी रहे हैं। तो सबसे ख़ास बात है कि आप हर माहौल में अपने को एडजस्ट करना सीख जाते हैं। दुनिया में कहीं भी आप अपने को फिट कर लेंगे। बहुत अच्छी बात। जैसे हमने आपसे कहा था इंडियन आर्मी का कि क्या उसकी वेरियस स्कीम्स और पे अलाउंसेस और या ये कहा जाए कि उनकी इसकी एंट्री फीस क्या है, जो वैसे ही हम चाहेंगे इंडियन एयर फोर्सेस के बारे में भी बताएं कि क्या उसकी वेरियस एंट्री स्कीम्स क्या हैं, और साथ ही साथ हम अगर हम ये देखें उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की डिटेल, पे एंड अलाउंसेस इसके क्या हैं, वो भी हम चाहेंगे आप बता दें। एयरफोर्स में अगेन जैसे मैंने अभी कहा कि ऑफिसर्स, एयरमैन जी, एयरमैन में भी अब 2 कैटेगरी हो गई है जी। एक वो एयरमैन जो कि ज्वाइन कर लिया तो परमानेंट भी कम से कम 20 साल तक नौकरी करनी है, वरना 60 साल तक आप नौकरी करते रहिए। अच्छा। वक्त के साथ साथ प्रमोशन, वक्त और आपकी परफॉर्मेंस बेस पे प्रमोशन होते रहेंगे। दूसरी सरकार एक नई स्कीम चलाए अग्निवीर की। इसमें क्या है कि इसमें भी 10+2 है, उसमें भी 10+2 है। सिलेक्शन प्रोसेस तकरीबन बराबर है, एक ही से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन अग्निवीर में यह है कि सिर्फ 4 साल के लिए। अच्छा। और 4 साल के बाद 6 महीना ट्रेनिंग, 3.5 साल नौकरी कीजिए, उसके बाद आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसमें से भी 25% वो लोग हैं अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी रही, काबिल रहे, तो उनको फिर एयरफोर्स में एज ए परमानेंट एयरमैन ले लेंगे। अच्छा। और अगर आप और काबिल हैं तो एयरमैन बनने के बाद फिर आप और तैयारी कीजिए, आप ऑफिसर बन जाइए। अच्छा। कोई बंदिश नहीं जी। और जो अग्निवीर हैं इनको भी क्या सेवा निधि के तौर पे रिटायरमेंट के वक्त तकरीबन 11.5 लाख रुपए भी मिलेंगे। नौकरी के वक्त भी 40-50 हज़ार के करीब तनख्वाह मिलती है। एयरमैन को मिलती है, लेकिन एयरमैन के साथ प्रमोशन साथ में है। उसके अलावा जो एयरमैन है उनको घर भी मिलता है। अच्छा। अलग अलग अलाउंसेस हैं, छुट्टी की खासी मिलती है, 3 महीने की छुट्टी होती है एयरमैन की। और इनकी जो एज है 19 से
21 से 22 कुछ याद एग्जैक्टली। और एजुकेशन 10+2 10+2 एयरफोर्स पे ख़ास तौर पे फिजिक्स मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये पीसीएम मतलब हाँ पीसीएम सब्जेक्ट जो है, जी हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो लोग हैं और सिर्फ 50%, ये भी बता दूँ, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहते हैं, अगर थोड़ा सा भी आदमी पढ़ ले, मेहनत कर ले, इसका सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन चूंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो मेरिट पे बनेगा। नंबर 2 PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसमें तकरीबन आपको 5 मिनट में 101.6 किलोमीटर दौड़ना है, और 10 चिनअप्स करने हैं, 10 पुलअप्स करने हैं, 10 सिटअप्स, स्क्वाट, ये सब होता है। देखिए कोई मुश्किल नहीं है। जैसा कि मैंने SSB की तैयारी किया था तो उसके बाद उसमें रोप क्लाइंबिंग ये वो काफ़ी कुछ सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया था, थोड़ी सी मेहनत। तो उस उम्र में और जो 18-19 साल जवान, कोई मुश्किल बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद PFT हो गया, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में अगेन वो कुछ नहीं कर सकता, वो जो आप हैं वो हैं। अगर कोई सब फिट है तो फिट है, नहीं है तो नहीं है। फिर उसके बाद मेरिट बनती है वैकेंसीज के लिहाज से। तो ये हो गया एयरमैन का। तनख्वाह मैंने बता दी करीब 40,000 के करीब है। और जो एयरमैन परमानेंट वाले हैं वो जाते हैं, उसमें ब्रांच कमिश्निंग भी होती है, उसमें डायरेक्ट वो वाले जो कमीशन ऑफिसर्स बन जाते हैं, जो कि मैंने बताया कि दिलबाग सिंह तक पहुंच गए थे। ब्रांच कमिश्निंग होती है जो करीब स्क्वाड्रन तक पहुंच जाते हैं, विंग कमांडर तक। कुछ ऐसे हैं कि अगर कुछ नहीं बन पाया, परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो एज ए वारंट ऑफिसर, उनको पता है ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर, ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पे रिटायर किया जाता है। एक अलग इज्जत है, पोजीशन है। ऑफिसर्स का, कमिंग टू ऑफिसर्स नाउ, सबसे पहले ऑप्शन है जो 10+2 कर चुके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अच्छा, उनको चाहिए कि NDA के लिए अप्लाई करें। NDA में सिलेक्शन होंगे, बहुत अच्छा है। उसके बाद से फुर्सत, NDA में ट्रेनिंग होगी, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद फिर अलग अलग जगहों पे चले जाएंगे जो उन्होंने चूज़ किया होगा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। NCC खासकर यंगस्टर्स के लिए, अगर आपका C सर्टिफिकेट है NCC में, अच्छा, तो भी आपको फिर रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप सीधे आपको SSB के लिए बुलाया जा सकता है। अच्छा, जो एयर NCC वाले हैं फिर वो फ्लाइंग में जा सकते हैं। ठीक है। तो अगर बच्चों को चाहिए कि अगर NCC कहीं अपॉर्चुनिटी है ज्वाइन करें, और कोशिश अगर एयर विंग मौजूद है तो फ्लाइंग के लिए ऑप्शन करें। ये जानना चाहेंगे आप, आपके रिटायरमेंट के बाद आप माशाल्लाह से अपना वक्त कैसे और कहाँ इन्वॉल्वमेंट है आपका, किन किन चीज़ों में? रिटायरमेंट के बाद 2013 दिसंबर में रिटायर हुए, 2014 आई शुड से। तो पहले तो एक मुझे प्रोजेक्ट मिला जिसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक सिमुलेटर लगाना था। अच्छा, जर्मनी से आया था उसको। बहरहाल वो करीब 2 साल तक प्रोजेक्ट रहा, क्योंकि बिल्कुल ही स्क्रैच से उन्होंने खाली ज़मीन दे दिया था, पूरा प्लेटफॉर्म बनाइए, बिल्डिंग मतलब वो स्ट्रक्चर बनाई, फिर उसके अंदर वो सिमुलेटर लगाइए, उसको फंक्शनल कीजिए। ये सिमुलेटर क्या बोइंग 737 का है। अच्छा। कि उसमें पायलट की ट्रेनिंग भी हो सकती है, और बेसिकली ये है कि जो पैसेंजर जा रहे हैं, जिनको कॉकपिट में कभी बैठने का पता नहीं चलता क्या होता है, कैसे फ्लाइंग होती है, वो जाएँ, कुछ पैसे देने होते हैं, जाके बैठे और एक्सपीरियंस लें कि जैसे दिल्ली से शिकागो जाना है, दिल्ली से बैंगलोर जाना है, तो वो पूरा फ्लाइंग करके देख सकते हैं सामने पूरा वो सेटअप है, अभी भी मौजूद है। अच्छा। अब द एविएटर के नाम से है। अच्छा। ड्यूटी फ्री शॉप के बस बगल में ही है। तो पहले 2 साल रहा, फिर 2-3 साल तक सिक्योरिटी एजेंसी हम लोग को मिल जाती है, वो हमने चलाया। फिर उसके बाद ये हुआ कि नहीं अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सोशल सर्विस किया जाए। तो सोशल सर्विस में 2019 में हम लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन है AFA, एयरफोर्स एसोसिएशन। उसका काम ये है कि जितने रिटायर्ड लोग हैं, जितने वीर नारीज हैं, मतलब जो विधवाएं हैं, उनकी सेवा, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। अच्छा। जैसे कि सबसे ज़्यादा मसला होता है कि एक तो हम लोग को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, वो लाइफ सर्टिफिकेट कैसे देना है, उनके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, वो हस्बैंड मर गए, बीवी के आधार में कुछ स्पेलिंग है और पेंशन पे ऑर्डर में कोई और स्पेलिंग है। अच्छा। तो उसको करेक्शन, अब वो बेचारी जानती नहीं कि हम कैसे क्या करें, तो कोई तो बताने वाला हो उसको रिटायरमेंट बाद। अच्छा, वो एयरफोर्स का मामला है, तो एयरफोर्स ने ही ये सिस्टम बनाया कि एयरफोर्स एसोसिएशन बनाई, जिसका कि हेड होता है जो इमीडिएटली रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल होता है। अभी इस वक्त हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट हैं एयर चीफ मार्शल चौधरी।
अच्छा। जो अभी 1 अक्टूबर को रिटायर हुआ। जी। इसके पहले चीफ मार्शल भदौरिया साहब थे। और हर स्टेट में एक एक प्रेसिडेंट होता है, लोकल प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके हाथ, और ये वॉलंटरी जॉब है जी। कोई तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं हो। तो आपको ऑफिस मिल जाता है, आपको एक सर्विंग सार्जेंट मिल जाता है, क्लर्क काम करने, बाकी आपके वॉलंटियर्स हो काम करें। तो अब जैसे मेरे पास नोएडा है, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, अभी हमको और शामली, मुरादाबाद और कई और डिस्ट्रिक्ट्स और मिल गए हैं कि उनके लोगों की लाइफ सर्टिफिकेट करना है। और बाकी जो भी इस तरह की प्रॉब्लम है, पेपर एक्शन, अब उसको अपने बच्चे को डिपेंडेंट बनाना है। हस्बैंड ने नहीं किया काम, या मान ली कि हस्बैंड की मौजूदगी तक बेटी जो थी उसकी शादी थी, मियाँ मर गया, बेटी की कोई नौकरी नहीं है, हाँ। तो वो डिपेंडेंट हो गई, उसको अब डिपेंडेंट बनाना है। तो उसका लंबा प्रोसीजर होता है, उस बेचारे को नहीं मालूम, वो सब काम करने होते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट आजकल होता है कि हर साल ये कहना होता है कि टाइगर जिंदा है, उसके लिए सर्टिफिकेट पहले बैंक में होता था, अब ये हो कि सब मोबाइल पे होने लगा है। अच्छा। तो आजकल हम लोग का काम ही यही है, हमारी पूरी टीम का, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जाके हमको करना होता है, क्योंकि कभी बुढ़े हैं, अभी 94 साल की एक साहिबा है, उनका करना पड़ा, पलकें झपकानी है, ये करना, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मोबाइल के जरिए होती हैं। फिर एक पोर्टल है, उसके जरिए कुछ करेक्शंस होते हैं, ये सब लोग नहीं कर पाते। तो ये पूरी हमारी टीम जो है, हम लोग मिलकर करते हैं। तो एक तो वो काम हो गया, उसमें काफ़ी मसरूफियत रहती है, क्योंकि बहुत लोग हर रोज़ के लोग आते हैं। आज भी कुछ लोगों को मैं कल के लिए और बात के लिए पोस्टपोन करके आया हूँ। फिर उसके अलावा हमें 2 और ट्रस्ट चल रहे हैं। एक ट्रस्ट हमने मोहम्मदाबाद गोहना, हमारा जो वतन है, हम लोग जाते थे, मजलिस मातम करके आ गए, नोहा पढ़ाया। अब वहाँ पे ये हुआ कि जितने लोग हैं जो कुछ ऐसे हैं जो फीस वगैरह नहीं पे करते, तो ये हुआ बड़ी अजीब सी बात है कि फीस ना दे पाने की वजह से कोई बच्चा ना पढ़ सके। हाँ। तो हाँ, ये हुआ जो लोग नौकरी में हैं, हम लोग आपस में बहुत जगह की प्रॉब्लम कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो उसका एक मोहम्मदाबाद सोशल एंड एजुकेशन सेवा ट्रस्ट, मोजेस के नाम से बना है, वहीं के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसी में लोगों को, बच्चों को, और सोशल भी है थोड़ा सा उसमें, कुछ वो लोग विधवाओं की मदद भी है। लेकिन उसमें क्या है कि लोग कंट्रीब्यूट कर देते हैं, फिजिकली काम करने वाला कोई नहीं है। तो वो पिछले करीब 2009 से वो काम मेरी जिम्मे, उसको रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसका ऑडिट भी होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, ये वो सब बनाना पड़ता है। तो मिला के ये कह सकते हैं माशाल्लाह। एक तो ये हो गया। हाँ। फिर 2021 में हम और हमारे एक और दोस्त हैं, डॉक्टर मिस्टर अथर अब्बास, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के, कहा भाई ये तो आप मोहम्मदाबाद के लिए कर रहे हैं ना, बाकी के लिए क्या कर रहे हैं? तो फिर हम लोगों ने और इमदाद के नाम से एक और ट्रस्ट बनाया, उसमें भी यही काम है, एग्जैक्टली ही है। उसने कह दिया, मेरे दोस्त ने, भैया ऐसा है, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम्ही को करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एक वो ट्रस्ट है, सिर्फ इसका काम ये है कि वो इनसे लीजिए, इनको दीजिए, इनसे लीजिए, इनको दिए, इनकी डिमांड आई तो हम 4 लोगों से मांग रहे हैं, कोई ना कोई एक दे ही देगा। वो इमदाद ट्रस्ट में आया और फिर वहाँ से बच्चे की फीस चली गई। और स्कूल में ही देते हैं, ज़्यादातर कोई पैसे स्कूल में ही जाते हैं ताकि मिसयूज़ ना होने पाए। बकौल मेरे बच्चों के कि बाबा आप तो रिटायरिंग के पास ज़्यादा ही बिजी हो गए। तो मसरूफियत माशाल्लाह पूरा आप मुसलसल खिदमत खल्क कर रहे हैं, परवरदिगार आलम आपकी तौफीक़ात में और इजाफा करें। सर बस हम ये चाहेंगे कि एक लास्ट में आप प्यारा सा अच्छा सा मैसेज, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, कि जो इंडियन आर्मी में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं या इंडियन एयरफोर्स में, तो उसके लिए उनको किस तरीके की तैयारी करना है और किस तरह से मेहनत करके आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ को बहुत ही क्लियर करना चाहूँगा। अक्सर लोग डरते हैं कि भाई फ़ौज में भेजा फिर गोली लगेगी मर जाएगा। तो जो मैंने अपनी वालदा वाला किस्सा बताया है वो जहन में रहे, ऐसा कुछ नहीं है। फाइटर पायलट्स के लोग जो हैं, जो 5,000 घंटे फाइटर जहाज़ सिंगल उड़ा करके हैं, अभी भी टहल रहे हैं मज़े से, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरे के एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की जो सर्विसेज हैं, वो जो ये एलीट सर्विसेज मानी जाती है हिंदुस्तान की, एक ख़ास का रुतबा है। इवन जो एयरमैन हैं उनकी एक ख़ास पोजीशन है। पता नहीं क्यों लोग घबराते हैं, ख़ास तौर पे माजरत के साथ कहेंगे, हमारी अपनी कौम जो है इन सर्विसेज से घबराती है, कंपटीशन में बैठने से घबराते हैं। अगर ज़िंदगी में तरक्की करना है तो सिवाय कंपटीशन के और कुछ नहीं है। और इन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए आपके 2 फ़ायदे हैं, नौकरी अच्छी है, रुतबा अच्छा है, और देश की सेवा है, और उसके अलावा आपकी हर जगह इज्जत है, आपकी पोजीशन है। बहुत अच्छी। मैं अभी भी मतलब मुझे जितनी इज्जत मिलती है मैं क्या बताऊँ रिटायर होने के बाद। तो लोगों, हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि मोटिवेट करें बच्चों को, नौकरी से कभी रोके नहीं। और ये कि फला कंपनी ज्वाइन कर लो ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं ज़िंदगी में, देश की सेवा, उसके अलावा जो एक प्राइड होती है, जो काम करने में मज़ा आता है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब उसकी वो जज्बा जो है वो आप
फील ही कर सकते हैं और उसी वक्त को जब कुछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह किसी और नए मौजू के साथ नए एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और आपने जिस तरीके इन सब बातों पर ध्यान देंगे और एजुकेशन से वाबस्ता रहेंगे तो यकीन जानिए इस दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। तभी हम लोग कामयाब हैं, वरना 4 दिन की ज़िंदगी और फिर अंधेरी रात है, कोई फ़ायदा नहीं जीने का। यहाँ पैदा हुए और यहीं मर गए तो ज़िंदगी खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल नाज़रीन आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। आप अपना फीडबैक हर बार की तरह इस बार भी vinislam@gmail.com पर ज़रूर सेंड करें और ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं और दुआ करते रहें हम इसी तरीके के एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। फ़िलहाल हमें और सर को इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।